जब भी देश के अंदर कोई अनरेस्ट होता है या प्रोटेस्ट होता है तो कुछ लोग बार बार कहते हैं कि अरे रे हर बार यहाँ पे पाकिस्तान एंगल कहां से आ जाता है, हर बार यहाँ पे एंटी इंडिया फोर्सेस कैसे आ जाते हैं। देखो देखो देखो, हर चीज में ये लोग एंटी इंडिया निकाल देते हैं। देखो देखो देखो, हर चीज में ये लोग कभी खालिस्तान घुसा देते हैं, कभी ये लोग कहते हैं कि देखो इसके पीछे तो आईएसआई का हाथ है। आई एम श्योर ऐसा कहने वाले आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। ये जो डिटेल्स और फैक्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट अपने मन से नहीं चलाता है, वो डिटेल्स होते हैं तभी सामने आते हैं। या तो इंटेल से लिंक सामने निकल के आते हैं या फिर एटीएस के जो सर्विलेंस होती है वहां से लिंक निकल के सामने आते हैं। देखिए, नोएडा को इकोनॉमिक इंजन कहा जाता है और इसी इकोनॉमिक इंजन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। 3 अप्रैल 2026 को गौतम बुद्ध नगर और नोएडा से 4 टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया था जो कि पाकिस्तानी हैंडलर से ऑर्डर्स ले रहे थे। ये ऑर्डर्स लिए जा रहे थे ताकि रेलवे और जो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक किया जा सके। अब आप खुद लॉजिक लगाइए कि उसी लोकेशन से यानी कि नोएडा में ही कुछ दिनों बाद इस तरीके की हिंसा होनी शुरू हो जाती है, तो क्या इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर दें? क्या इसे हम लोग ये समझे कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है? देखिए, जो सिटीजन है हमें उन्हें अलर्ट करना, उनके ऊपर आरोप नहीं लगाना है, क्योंकि जो प्रोटेस्टर है और जो पपेटियर है तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जो पूरा खेल है ना वो 3 स्टेजेस में होता है। जो सबसे पहला स्टेज होता है वो तब शुरू होता है जब कोई जेन्युइन सा जो कंसर्न है वो सामने निकल कर आता है, जैसे कि सैलरी हो गया, फार्मिंग हो गया या फिर कोई पॉलिसी इशू। इसके बाद फिर आता है स्टेज 2 जिसमें कि जो फॉरेन फंडेड एनजीओ होते हैं और कोऑर्डिनेटेड जो एक्स हैंडल्स होते हैं तो वो प्री रिटेन जो स्क्रिप्ट होते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं और अपना नैरेटिव फैलाते हैं। उसके बाद फिर आता है स्टेज 3 जिसमें कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को टारगेट किया जाता है, जैसे कि जो नोएडा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब है तो उसको टारगेट किया गया, या फिर अग्निवीर जैसे डिफेंस रिफॉर्म्स हो गए। अगर हम टाइमलाइन को देखते हैं तो नोएडा का जो वायलेंस है ना वो कोई स्पॉन्टेनियस इवेंट नहीं है। फेज 1 यानी कि प्लान ए तब था जब मिड अप्रैल में यूपी एटीएस ने उन 4 टेररिस्ट को पकड़ा था जो कि पाकिस्तानी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। ये सस्पेक्ट्स सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के टच में थे और जब ये बॉम्ब और बुलेट वाला मॉड्यूल बस्ट हो गया तब एक्टिवेट होता है प्लान बी यानी कि कियोस और फायर वाला इकोसिस्टम एक्टिवेट किया गया। इसका आउटकम ये हुआ कि नोएडा में अनरेस्ट शुरू हो गया जिससे लोकल लेवल इशू से हटकर नेशनल इंस्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश की गई। जब डायरेक्ट टेरर फेल हो जाता है तो दुश्मन परसेप्शन वॉरफेयर और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन पर शिफ्ट हो जाता है। देखिए, इस बात को समझना होगा कि जो ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट होते हैं ना तो अब वो हाइब्रिड वॉरफेयर का रूप ले चुके हैं। पहले के जमाने में जब कभी प्रोटेस्ट होते थे तो ये जो प्रोटेस्ट था ना वो लोकली ही अफेक्ट करता था, लेकिन हाइब्रिड प्रोटेस्ट को बॉट फार्म्स इजिली स्केल कर देती है। पहले सोशल मीडिया एक टूल किट के जैसा नहीं था, लेकिन आज डिजिटल एरा में सोशल मीडिया एक टूल किट के जैसा है जिसमें कि फॉरेन सेलिब्रिटीज इस अनरेस्ट को गाइड करते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर सबको प्रोटेस्ट करने का हक है। अगर आपको किसी चीज से परेशानी है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो प्रोटेस्ट है ना उसको रिमोट कंट्रोल किया जा रहा हो बीजिंग से या फिर इस्लामाबाद से। गवर्नमेंट चाहती है कि वो वर्कर्स के साथ बैठकर जो फेयर पे है उसके ऊपर बात करे। और कई आर्टिकल्स में मैंने खुद पढ़ा है कि 5 में से जो 4 डिमांड्स हैं उनको मान लिया गया, लेकिन फिर भी मामला बढ़ता जा रहा है, वायलेंस इंक्रीज होता जा रहा है। अब इससे तो यही समझ में आ रहा है कि कोई जानबूझकर इसे फ्यूल करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारे सामने फॉरेन कनेक्शन सामने आ रहे तो इसका यह मतलब थोड़ी होता है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनका इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, इसका यह मतलब है कि हम अपने जो देश की जनता है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट भी है और अपने देश को 21st सेंचुरी इन्वेजन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।